हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज़ मुस्कान एंड वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा यूनिट 3 है, हिंदी का ये सब्जेक्ट है साहित्यिक चिंतन के बारे में। जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी जो आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ की अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और बेल आइकन पर क्लिक करके आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। जिसने इसके दोनों चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी है वो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपके जो आगे के चैप्टर हैं वो आपको समझ में आएंगे। तो हमारा यूनिट 3 का चैप्टर है आलोचनाओं के अवधारणात्मक पदों का समान परिचय 1। ठीक है, फिर इसी के समान परिचय हैं वो दूसरा परिचय देंगे। हमारी जो यूनिट 4 है वो हमारा लास्ट चैप्टर होगा। सारे चैप्टर्स हमारी जो यूनिट 4 तक सारा चैप्टर सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यूनिट 3 देख लेते हैं पहले। तो इस चैप्टर के अंदर इस इकाई में लोक मंगल, पुनर्जागरण, आधुनिकता बोध और अनुभूति की प्रामाणिकता जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो ना उसके बारे में बात की गई है। तो उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लोक मंगल की अवधारणाओं को समझेंगे, पुनर्जागरण और नवजागरण के प्रभाव को समझेंगे, क्या क्या प्रभाव थे उनके, आधुनिकता, अनुभूति, इन सब की प्रामाणिकता, इनके महत्व के बारे में व्याख्या करेंगे हम। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। प्रस्तावना। तो हिंदी साहित्य में आलोचना का ना विशेष महत्व है, क्योंकि ये साहित्य की गुणवत्ता और उसकी विशेषता है, उसकी खूबियों के बारे में बताता है। तो हिंदी साहित्य में आलोचना का बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें लोक मंगल, पुनर्जागरण, आधुनिकता और अनुभूति की प्रामाणिकता, इनकी इम्पोर्टेंट जैसी अवधारणाएं साहित्य में मूल्यांकन के आधार पर हमें ये तैयार करती है। तो ये विषय हिंदी साहित्य और समाज दोनों में गहराइयों से ही जुड़ा हुआ है। लोक मंगल की अवधारणा क्या है उसको देख लेते हैं। तो लोक मंगल का अर्थ क्या होता है। लोक मंगल का शाब्दिक अर्थ होता है समाज या लोक, मतलब समाज का कल्याण, मतलब समाज के लिए कुछ अच्छा करना या लोगों के लिए अच्छा करना, लोगों के लिए कोई अच्छा कार्य करना, लोक कल्याण होता है। लोगों के लिए अच्छा काम करने से, जैसे सरकार होती है लोगों के लिए नई नई नीतियाँ निकालती है, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराती है, तो वो लोक कल्याण का काम कर रहे हैं। तो इसे लोक मंगल ही कहते हैं। जैसे समाज की सेवा करना या लोगों के लिए काम करना। तो साहित्य के उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होता, बल्कि समाज के हितों को बढ़ावा भी देता है। जैसे लोगों के लिए काम करना, तो ये मनोरंजन के लिए नहीं होता है, ये समाज के हित के लिए, उनके लोगों के लिए, उनके काम को आसान करने के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए ही ये सारे काम होते हैं, समाज के हित को बढ़ावा देने के लिए, समाज के लिए। जैसे लोकतंत्र का शासन होता है लोगों के लिए, लोगों का शासन लोगों के द्वारा लोगों के लिए। ऐसे यही है कि लोक मंगल है जो लोगों के हित के लिए, उनकी ज़रूरत के अनुसार काम करती है, समाज के हित के लिए बढ़ावा देती है ये। तो लोक मंगल का स्वरूप क्या है। साहित्य के माध्यम से समाज को ये जागरूक किया जाता है, इससे ये धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का ये प्रचार भी करती है लोक मंगल। और संत कवि जैसे कबीर, तुलसीदास, रहीम आदि की रचनाओं में लोक मंगल की जो भावना है ना इसमें दिखती है। आप कबीर, तुलसीदास और रहीम की इनकी रचनाएं देखोगे, इनकी कविताएं देखोगे, इनके काव्यांश देखोगे, तो उसमें आपको लोक मंगल की जो भावना है वो स्पष्ट रूप से दिखेगी। तो आप देख लीजिएगा एक बार, आपको समझ में आ जाएगा लोक मंगल का भाव क्या है। तो साहित्य में करुणा, सहानुभूति और समाज सेवा जैसी भावनाएं लोक मंगल को जन्म देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भक्ति साहित्य में गांधीवादी विचारधारा लोक मंगल पर ही आधारित है। तुलसीदास की रामचरितमानस, प्रेमचंद की कहानियाँ लोक मंगल की भावनाओं से प्रेरित है। ठीक है। पुनर्जागरण की अवधारणा को देखें तो पुनर्जागरण का क्या मतलब होता है। पुनर्जागरण का मतलब होता है नई चेतना, जागरूकता, समाज में नवीन, मतलब कोई नई विचारधारा का प्रसार करना। कोई नई चीज़ हो गई, पूर्ण रूप से उनको जागृत किया जा रहा है। ये समाज, संस्कृति, राजनीतिक और साहित्य में व्यापक, मतलब एक परिवर्तन लेकर आता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का स्वरूप क्या है। भारत में पुनर्जागरण का प्रभाव 19वीं से 20वीं शताब्दी में स्पष्ट रूप से देखा गया था। इस दौरान समाज सुधार, सुरक्षा का प्रसार और जो अंधविश्वासों का ना इसमें विरोध भी किया गया था, जिसमें राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व पुनर्जागरण के लिए इसके प्रतीक माने जाते हैं। ये उसके प्रतीक बने थे उस टाइम में। तो ये पुनर्जागरण का प्रभाव कब से शुरू हुआ, अगर क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हो। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इसको देखा गया था, और बाकी तो आप बना के कर ही लोगे।
ठीक है, मेन पॉइंट्स देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन आंसर तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको मेन कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप अपना आंसर बना के कर सकते हो। नव जागरण की बात करते हैं। तो नव जागरण का तात्पर्य है कि नई चेतना और आधुनिक सोच से है। भारत में नव जागरण साहित्य ने समाज सुधार की भावना को बहुत मजबूत किया है। भारत इसमें कौन कौन से कारण है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हरीश प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद जैसे साहित्यिक इसमें नव जागरण के अग्रदूत हैं। अब अभी हमने बात की थी पुनर्जागरण की, तो इसमें कौन कौन से थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे थे। ठीक है, पुनर्जागरण का मतलब था कोई नई चीज़ लेकर आना। एक मिनट दिखाती हूँ। पुनर्जागरण का मतलब था कि नई नई चेतना, जागरूकता और समाज में नई विचारधारा लाना, और ये संस्कृति, राजनीति, साहित्य पे भी एक उसके अंदर परिवर्तन लाता है। नव जागरण में ये नई चेतना, आधुनिक सोच से इसका मतलब होता है इसने भी समाज सुधार को मजबूत करने के लिए अपनी भूमिका निभाई थी। और ये इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, किन इनका व्यक्तित्व, इनके विचार शामिल थे, उनके बारे में बताया गया है। तो दोनों पॉइंट्सों को देख लेना आप। आधुनिकता और आधुनिकता बोध, इनके बारे में बात करेंगे। तो आधुनिकता का परिचय, आधुनिकता का मतलब है नए विचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशीलता का विकास होना। साहित्य में आधुनिकता ने कई विचारधाराएं, नई नई विचारधाराएं होती हैं, नई जो लेखन शैलियाँ होती हैं, उनके बारे में प्रयोगवाद का जन्म दिया था। तो इस आधुनिकता में ये हुआ था। अब प्रभाव देखते तो आधुनिकता का जो प्रभाव है ना, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या नई कविता जैसे साहित्यिक धाराओं में इसको देखने को मिलेगा। छायावादी कविताओं से आगे बढ़कर कवि नागार्जुन, मुक्तिबोध, अज्ञे आदि ने आधुनिकता को भी अपनाया है। हिंदी नाटक, उपन्यास और कहानी में भी आधुनिक प्रवृत्तियाँ इसमें विकसित हुई हैं। अनुभूति की प्रामाणिकता, तो अर्थ क्या है इसका? साहित्य में जो कुछ भी प्रस्तुत किया जाता है ना, उसकी सच्चाई और अनुभव की प्रामाणिकता, मतलब साहित्य में जो कुछ भी हमें बताया गया है तो वो किस प्रकार से बताया गया है कि सच्चाई, जब हमें सच्चाई पता होगी, हमें उसका अनुभव होगा, उसके पास्ट के बारे में पता होगा, तभी तो हम उस बात को प्रमाण कर पाएंगे। तो बस साहित्य में यही वो चीज़ प्रस्तुत की जाती है, इसकी सच्चाई और अनुभवों की प्रामाणिकता महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो अनुभूति का अर्थ क्या होता है? तो व्यक्ति के व्यक्तित्व, अनुभव और उसकी सटीक अभिव्यक्ति को बताना। विशेषताएं हैं इसमें कि साहित्य में लेखक की अनुभूति तभी प्रभावशाली होती है जब वे वास्तविकता से जुड़ी हो, और अनुभूति जितनी प्रामाणिक होगी, पाठकों पर उसका प्रभाव उतना ही अधिक पड़ता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें लोग कौन कौन से लोग शामिल हैं? प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, मुक्तिबोध आदि के साहित्य में अनुभूति की प्रमाणिकता को स्पष्ट करने के रूप में देखे जा सकते हैं। देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य में आलोचनाओं के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए लोकमंगल, पुनर्जागरण, आधुनिकता और अनुभूति के प्रमाणिकता को जैसी अवधारणाओं को समझना इनको आवश्यक है। साहित्य में समाज को दिशा देने वाला होता है, इसलिए उसमें मंगल की भावना भी होनी चाहिए। पुनर्जागरण, नव जागरण ने भारतीय समाज में चेतन जागरण का इसका कार्य किया है, उन्होंने अपनी ये भूमिका निभाई है। आधुनिकता ने साहित्य में नए आयाम दिए हैं, साहित्यकारों को अधिक स्वतंत्र बनाया है। अनुभूति की प्रामाणिकता साहित्य की आत्मा होती है, जिससे पाठक उसमें जुड़ पाते हैं। इसके शॉर्ट नोट्स क्या हैं? शॉर्ट में बताया गया है। लोकमंगल, समाज का कल्याण, नैतिकता, करुणा, समाज सेवा, ये सब आती है। उदाहरण क्या है? कबीर, तुलसीदास, प्रेमचंद। पुनर्जागरण, नई चेतना, सामाजिक सुधार, शिक्षा, तर्कशीलता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, राजा राम मोहन राय, गांधी जी। नवजागरण, आधुनिकता, अनुभूति। ठीक है, नवजागरण में क्या है कि आधुनिक विचारों का इसमें प्रसार हुआ है, साहित्य में नई प्रवृत्तियाँ आई हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद। आधुनिकता में नए विचारों परिवर्तन हुआ है, प्रयोगवाद जैसी नई कविता, आज्ञा, मुक्तिबोध। अनुभूति की प्रामाणिकता, सच्ची अनुभूति की अभिव्यक्ति, साहित्य की आत्मा, महादेवी वर्मा और प्रेमचंद। तो आप ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसको आप देख लीजिएगा पूरे टॉपिक्स, और इसमें ही सिर्फ इन चार पांच चीज़ों के पॉइंट्स के बारे में ही बताया गया है। ये सारे यही इंपॉर्टेंट है। आप इसको पूरी वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और डेली अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अगर क्वेरीज है आपकी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज फॉलो करके आप पूछ सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा।
ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में।